Hi everyone, a very good evening to all of you. So आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस में मैंने पांचों क्वेश्चंस में अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं ताकि आपकी ओवरऑल रिवीजन हो जाए रीजनिंग की। राइट तो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सेशन में उनको मैं इंफॉर्म कर दूं, हम करते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रिवीजन क्लासेस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो टीटीएस एवरीडे 5 PM हम मिलते हैं और चेक करते हैं कितना हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है और कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 जो कि हमारा रीजनिंग का है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राइट तो ये क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, अपना आराम से टाइम लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स P M R T Q U V W are sitting in 2 opposite rows facing each other. Each row has 4 persons. P is between U and V and is facing north. W is opposite to Q, who is immediate left of M. R is between T and M. W is immediate right of V, who is immediate right of R. ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ऊपर इंफॉर्मेशन से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है और बताना है दैट हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने कमेंट सेक्शंस में आंसर करो। तो कई सारे स्टूडेंट्स का आज एग्जाम्स हो गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा गया आपके एग्जाम्स, प्लस आपके अकॉर्डिंग क्या था एग्जाम का लेवल। इजी पेपर आया था, मीडियम पेपर आया था या डिफिकल्ट आया था? कैसा पेपर आया था? और कई सारे स्टूडेंट्स के कल और परसों एग्जाम्स हैं। राइट तो अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लो अच्छे से। लास्ट दिन ये मत समझना कि लास्ट दिन है तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कोई नया टॉपिक मत करना, बट जितना भी अभी पढ़ा है उससे बार बार रिवाइज जरूर करना। सुबह उठ के रिवीजन जरूर करके जाना। ठीक, करें सॉल्व। जिसको अभी टाइम लग रहा है वो एक काम कर सकता है, वो वीडियो को पॉज कर ले और फिर आंसर करे। तो आंसर देखने की बजाय मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। देखो सिटिंग अरेंजमेंट में दो चीजें बोली हुई हैं, 2 रोज हैं और यहां के जो लोग हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं 4, और यहां वाले साउथ फेस कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। राइट ये हमारा बेसिक डायग्राम है जिसको हमें फिल करना है। अब आगे बोला है P इज बिटवीन U एंड V एंड इज फेसिंग नॉर्थ। अब ऑब्वियसली बात है, फेसिंग नॉर्थ का मतलब P एंड U V इधर बैठे हुए हैं। तो कैसे बैठे होंगे वो, एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना लेते हैं। उन्होंने बोला है P इज बिटवीन U एंड V, P इज बिटवीन U एंड V। अब स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, जैसे मैंने करा इसे छोड़ दिया। अब इधर एक कंडीशन और हो जाती है कि ये भी तो हो सकता है कि V इस साइड बैठा हो, मतलब 2 केसेस बन जाते हैं यहां पे कि एक केस जहां पे V लेफ्ट हैंड साइड बैठा हो। तो हमें दोनों केसेस को लेके चलना है साथ में कि एक केस में V इस साइड बैठा है राइट साइड, एक केस में V लेफ्ट साइड बैठा है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। राइट आगे चलते हैं। फिर है W इज अपोजिट टू Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। W इज अपोजिट टू Q, W is opposite to Q and Q is immediately left of M. M के immediate left कौन बैठा है? Q। ये मैंने एक इंफॉर्मेशन अपने पास नोट डाउन करके रख ली जिसको मैं बाद में कंबाइन करूंगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? R is between T and M। अब क्या है, जो R है वो बिटवीन है T and M। अब इधर भी मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये भी हो सकता है कि T उस साइड हो और M इस साइड हो, तो मैं इसको दोनों एरो से रिप्रेजेंट कर दूंगा। आप किसी और वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्या रखा है, एरोस के थ्रू मैं हेल्प लेता हूं और अपना जो डायग्राम है उन्हें क्लियर रखता हूं।
अब इस एरो का मतलब क्या है, दोनों साइड ओपन है, मतलब कि एम भी इधर आ सकता है और टी भी इधर आ सकता है। सिमिलरली एम भी इधर आ सकता है और टी भी इधर आ सकता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, W इज इमीडिएट राइट ऑफ V। W इज इमीडिएट राइट ऑफ V। V के राइट में, V के राइट में W है। ये सारी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, कंबाइन करना है इंफॉर्मेशन को। देखो जितने ज्यादा एरोज का यूज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को कंबाइन करना और इंफॉर्मेशन को एक साथ रखना। या कोई और भी मेथड यूज करते हो, बट मेमोरी में रखना मुश्किल हो जाता है। मेमोरी में रखने की बजाय उसे किसी ना किसी वे से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, तो एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, V के राइट में W है। अब इधर हमारे पास दो केसेस थे, केस 1 और केस 2, राइट। अब आप एक चीज देखोगे, V के W में तो P आ गया ऑलरेडी, तो ये वाला केस तो खत्म हो गया। एक चीज अच्छी हो गई, हमारे पास सिर्फ अब एक केस बचा है कि V के राइट में W आ गया, तो मतलब ये वाला राइट केस है। तो इसे मैं ऊपर लिख ही देता हूं, U P V W। ये भी यूज हो गई इंफॉर्मेशन, ये भी खत्म हो चुकी है और ये भी खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन बची हैं। Q W के ऑपोजिट कौन बैठा है, Q, तो ये Q आ गया। M के राइट में कौन है, M के लेफ्ट में कौन है, Q, तो M यहां आ गया। देखो अब आपको लग रहा होगा कि M के राइट में क्या हुआ है और हमारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट में, बट याद रखना जो M है वो फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। सोचो आप अब M की जगह बैठे हो, तो M आपके लेफ्ट में, M के लेफ्ट में अगर वो साउथ फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में है Q, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली। नेक्स्ट बचा R इज बिटवीन T एंड M, तो R T एंड M के बीच में है, तो ये हमारा डायग्राम क्रिएट हो गया, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई, राइट। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R। अब R कौन है, ये रहा, इसके इमीडिएट राइट बताओ T हुआ या M हुआ। अगर आप ऐसे डायग्राम को देखोगे तो R के इमीडिएट राइट आपको M दिखेगा, R के इमीडिएट राइट M दिखेगा, बट हमें सोचना है कि हम R की जगह बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R की जगह बैठा हूं और मैं साउथ की ओर देख रहा हूं, मैं R की जगह बैठा हूं और साउथ की ओर देख रहा हूं, तो मेरे इमीडिएट राइट ये हुआ। तो इमीडिएट राइट क्या हुआ, T, राइट। इमीडिएट राइट कौन हुआ, T। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज T इज द इमीडिएट राइट ऑफ R। समझ आ गया। ध्यान रखना है हमको, अगर इस क्वेश्चन में टाइम को सेव करना है तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हम उस पर्सन की जगह बैठे हुए हैं, तब आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। प्लस एरोज का यूज करेंगे तो टाइम सेव होगा। ऐसे ही जैसे मैंने DI में आपको बताया था बाकी ट्रिक्स, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में ट्राई करूंगा कि आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो एग्जाम में, वो बताऊं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। क्या है, Q is sister of M, P is wife of M, P has only one son R, R is the mother of P, S is married to T, T has only one son and one daughter. If P is sister of J, how J is related to M? जल्दी से सॉल्व करो, इजीएस्ट क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आंसर दो। आई ट्राइड कि आपके मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएं आज की क्लास में, मतलब 5 क्वेश्चंस, 5 डिफरेंट टॉपिक्स रीजनिंग के। पहले हमने करा सिटिंग अरेंजमेंट, अब ब्लड रिलेशन, राइट। और जैसे DI के केस में किया था, आज की क्लासेस में भी कई ट्रिक्स बताऊंगा आपको ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको एग्जाम हॉल के अंदर, या कैसे एक बेटर वे से क्वेश्चन को कर सको। चले क्वेश्चन को सॉल्व करने। फिर दोबारा बता देता हूं, अगर आप टाइम ले रही हो तो टाइम लो, मेरा आंसर सुन के मतलब शुरू कर देना आंसर देखना। आप टाइम लो प्रॉपर, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, राइट। तो सबसे पहले Q इज सिस्टर ऑफ M, जो Q है वो M की सिस्टर है। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सिस्टर, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वो डिफाइन करना भूल जाते हैं कि इन दोनों में से जेंडर किसका डिफाइन है। यहां पे बोल रखा है Q इज सिस्टर ऑफ M, दैट मींस जो जेंडर है हमारा Q का वो डिफाइंड है कि शी इज फीमेल। तो अगर फीमेल है तो लेट्स सपोज मैंने उसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया और मेल को प्लस से कर दूंगा। तो यहां पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया कि Q हमारी एक फीमेल है और सिस्टर है M की।
ठीक, देखो क्यू दोनों भाई बहन है और पता चल रहा है क्यू क्यू फीमेल है। फिर है पी इज वाइफ ऑफ एम, जो पी है वो वाइफ है एम की। अब इससे एक बात तो और क्लियर हो गई, पी का जेंडर भी रिवील हो गया। इफ पी इज वाइफ ऑफ एम दैट मींस जो एम होगा वो मेल होगा, तभी तो शादी हुई, तभी तो शादी हुई। तो पी इज वाइफ ऑफ एम। आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, पी हैज ओनली वन सन आर, तो पी का एक, पी और एम का एक सन है आर, सन है दैट मींस मेल, तो वी विल पुट अ प्लस साइन। नेक्स्ट, एस इज मदर ऑफ पी, एस इज मदर ऑफ पी, ऊपर चले जाते हैं, एस दे रखी है मदर ऑफ पी, मदर दे रखी है दैट्स व्हाई वी पुट माइनस साइन। फिर एस इज मैरिड टू टी, एस इज मैरिड टू टी दैट मींस मेल। अब टी का चाहे जेंडर रिवील नहीं है, बट क्वेश्चन में अगर वो एस फीमेल है दैट मींस टी विल बी मेल। टी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, टी की एक ही सन और एक डॉटर है। देखो एक डॉटर तो आ गई पी, तो एक सन और होगा, हमें पता नहीं कौन। फिर P इज सिस्टर ऑफ J, P जो सिस्टर होगी J की, अभी ऊपर लिखा था उन्होंने एक सन और एक डॉटर है, तो ऑब्वियस सी बात है J ही हुआ उसका जो भाई हुआ। हाउ J इज रिलेटेड टू M, नाउ अब ये हमारा डायग्राम बन चुका है ब्लड रिलेशन का। वी हैव टू टेल कि J कैसे रिलेट करता है M से। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। सो जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना ब्लड रिलेशंस में कि जितने ज्यादा साइंस का यूज करोगे उतना आपके लिए टाइम सेव होगा। जैसे माइनस के लिए फीमेल, प्लस के लिए मेल, अगर मैं ये चीज बना रहा हूं इसका मतलब ये दोनों मैरिड हैं, ये सेम फैमिली से हैं, ऐसे हम इंफॉर्मेशन को सिंपलीफाई कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, चले नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज गिवन बिलो। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से करो, जब तक मैं क्वेश्चन को नीचे लिखता हूं। पी, क्या क्वेश्चन दे रखा है, P 3C, then we have R 5F, then we have T 8I, then we have V 12L और नेक्स्ट ब्लैंक। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए एक चीज रियलाइज हो रही है, पूरा जो नंबर है, डिजिट है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, राइट। तो सबसे पहले मैं एक बार उसको देख लेता हूं, जो नंबर है उनको देख लेता हूं, उनका कोई पैटर्न फाइंड आउट करता हूं। 3 से 5 पे गए दैट मीन्स +2, 5 से 8 पे गए दैट मीन्स +3, 8 से 12 में गए दैट मीन्स +4। तो यहां पे पैटर्न दिख रहा है +2 +3 +4, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा +5, +5 क्या हो गया 17। ऐसे मेरे को एक पैटर्न फाइंड हो गया। अब यहां पे तो बहुत सिंपल पैटर्न था, +2 +3 +4 +5, बट अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा तो वो क्या कर सकता है, प्लस की जगह माइनस, सेम डिजिट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, या आपने यहां पे उसने दे दिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये चीज आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए पैटर्न फाइंड आउट करना, राइट। बाकी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यूजीसी में पैटर्न वाइज तो पूछे नहीं जाते। ठीक, नेक्स्ट ये तो आ गया हमारा। अब पहला अल्फाबेट देख लेता हूं एक बार, तो P के बाद आ रहा है R। देखो इधर मेरे को क्या लग रहा है, P के बाद इन्होंने Q स्किप किया और R लिख दिया, राइट। S स्किप किया, T लिख दिया, U स्किप किया, V लिख दिया, तो हम W स्किप करेंगे और क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। ये पैटर्न फाइंड आउट होगा। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है,
सी के बाद एफ। अब इस केस में मेरे को जो लग रहा है, उन्होंने दो चीजें स्किप करी, ई डी और ई स्किप किया तो एफ लिख दिया, फिर जी और एच स्किप किया, आई लिख दिया, जे और के स्किप किया, एल लिख दिया। हम भी दो स्किप कर देंगे, एल के बाद एम और एन स्किप करेंगे, एम और एन स्किप करेंगे, हम लिखेंगे ओ। तो जो आंसर हो जाएगा X17O, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा X17O, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली हमारे 100% मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग में। मेरे को तो लगता है ऐसे क्वेश्चंस में जो ब्लड रिलेशन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, सीरीज वाले हो गए, क्योंकि जब हम अभी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा माइट भी, बट अगर आप एक खुद करोगे तो बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन और एक्यूरेट आंसर्स आने के चांसेस होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आ गया हमारा रिलेटेड टू साइलॉजिज्म। साइलॉजिज्म से क्वेश्चन है, क्या है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें बताना है कंक्लूजन 1 विल फॉलो या फिर कंक्लूजन 2 विल फॉलो या बोथ विल फॉलो। तो स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में हमें करना क्या होता है, इन स्टेटमेंट से हमें वेन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। वेन डायग्राम से हम चेक करेंगे क्या कंक्लूजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो ये आपका फोर्थ हो गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ट्राई किया है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को उठाऊं और आपकी रिवीजन करूं, ये नहीं कि एक ही पैटर्न उठाया और उसको फॉलो कर लिया, या एक ही टॉपिक उठाया उसके ही सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। चलो एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं आप में से कौन सॉल्व कर पाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहला क्या है स्टेटमेंट, सॉल्व करता हूं, आई थिंक आपने कर लिया होगा। ऑल मिल्क इज कर्ड, तो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है यहां ले लेते हैं, मिल्क है, ऑल मिल्क इज कर्ड, ऑल बटर इज कर्ड, ऑब्वियस सी बात बटर भी सारा कर्ड है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बनता है। फिर है नो कर्ड इज मिल्क शेक, अब यहां पे मैं बाहर मिल्क शेक बनाऊंगा, अब याद रखना इसको भी एम से रिप्रेजेंट करके मत छोड़ देना, एम एम दो हो जाएंगे फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एम एस से। और ऑल कर्ड मतलब नो कर्ड इज मिल्क शेक, ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि कोई भी कर्ड मिल्क शेक नहीं हो सकता, राइट। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम बटर इज मिल्क शेक, बट देखो हमें पता है कि सारा का सारा बटर कर्ड के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बटर मिल्क शेक तो कभी नहीं हो सकता। यहां पे क्या लिखा है, एटलीस्ट सम बटर इज मिल्क शेक, तो ये कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया, राइट। फिर आता है सम मिल्क शेक्स आर डेफिनेटली नॉट कर्ड, सम मिल्क शेक्स, मैंने मान लो सम मिल्क शेक्स ले लिए, सम मिल्क शेक्स आर डेफिनेटली नॉट कर्ड। अब बच्चे इनमें कंफ्यूज होंगे, अच्छा इसको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मैंने बोला कि ये 5 लोग आगरा नहीं जा रहे, these 5 people are not going to आगरा, तो मुझे एक आंसर बताओ, क्या 4th नंबर वाला आगरा जा रहा है, सर नहीं जा रहा। 2nd नंबर वाला आगरा जा रहा है, नहीं जा रहा। 5th नंबर वाला आगरा जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर मैं बोल रहा हूं सारे नहीं जा रहे, मींस ये भी नहीं जा रहा, 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 ऑब्वियस सी बात हो गई ना। यहां पे भी क्या है, उन्होंने बोला कि सारे के सारे मिल्क शेक कर्ड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई जो कुछ मिल्क शेक होंगे, कुछ मिल्क शेक होंगे, सब मिल्क शेक होंगे, वो डेफिनेटली कर्ड नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं ये कुछ मिल्क शेक्स हैं, तो ये क्या ये कर्ड है, नहीं है, 100% नहीं होंगे, क्योंकि सारे ही कर्ड मिल्क शेक नहीं है, तो इसीलिए दिस कंक्लूजन विल फॉलोज, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ आया। चलें लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्शंस, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन कौन सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन क्या है,
Surbi travels 4 kilometers towards north from her house, then turns 90 degree in clockwise direction and travels 3 kilometers. And then turn to 225 degree in anti-clockwise direction and travels 5 kilometers. Which direction is she facing now and how far she is from her initial position? डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, इजिएस्ट तो नहीं है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिग्री भी दे रखी है साथ साथ। लेट्स सी आप में से कौन कौन सॉल्व करता है। आप सभी सॉल्व करिए, मैं वो स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं जिनको नहीं आता। देखते हैं मेरे से पहले सॉल्व कर पाते हो आप या नहीं। देखो सबसे पहले हम सूर्य का घर बना देते हैं, एस का। एस ने स्टार्ट किया एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जिनको आता है वो अपने आप करो या वीडियो पॉज करके खुद करो, ठीक। तो 4 किलोमीटर गए टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। देन टर्न्स 90 डिग्री। अब ऐसे बनाना है ना तो एक क्वाड्रेंट बना लो, 90 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखूंगा तो 90 डिग्री आ गया ये वाला। तो मींस जो एस है, ओ शिट, हाँ जो एस है वो हमारा राइट वर्ड टर्न हो गई। और राइट वर्ड टर्न होने के बाद उन्होंने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर, ठीक। ये देखो 90 डिग्री टर्न होने के बाद। अब आगे चलते हैं। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने जो टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री। अब 225 डिग्री बनाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट ले बना लेते हैं पहले। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड जाना है, ठीक। अब इस साइड जाऊंगा तो ये हो गया 90, 90 प्लस 90 180, बचा कितना 45। 45 कैसे बचा, देखो टोटल था 225, उसमें से 180 माइनस कर दूंगा तो ये बच गया 45। 45 डिग्री क्या होता है, 90 का सेंटर ना। ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है बट हमें 45 चाहिए, तो सेंटर में से लाइन आ गई। दैट मींस जो हमारा सुरभि है अब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। और कितना जा रही हैं, 5 किलोमीटर। कितना जा रही हैं, 5 किलोमीटर। अब वो यहां पे पहुंच गई। देखो अब कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 किलोमीटर तो बीच में भी आ सकता था, 5 किलोमीटर ये लो आपने टच क्यों किया। देखो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये जो डायग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसलिए मैंने लाइंस को टच किया। तो जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद होंगे वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, या आपको खुद देखने से पता चल जाएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये राइट एंगल बन जाएगा। तो अब सुरभि जी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग। तो अब यहां से आ रही है, मतलब ये फेस कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो कट गया, ये कट, और ये भी बचा है अभी, नॉर्थ वेस्ट कट गया, या तो साउथ वेस्ट ये रहा, साउथ वेस्ट ये रहा। अगला है हाउ फार इज शी फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो भाई जहां पे पहले थी अभी भी वहीं पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। ये हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीजनिंग। अब आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 5 कितना स्कोर किया। कमेंट सेक्शन में, याद रखना लाइव चैट में नहीं बताना, कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि बाद में मैं इजीली देख पाऊं कि आउट ऑफ 5 आपके कितने आंसर्स सही रहे। और जरूर मेंशन करना, तभी पता चलेगा कि हमें रीजनिंग के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी। प्लस साथ में ये जरूर मेंशन करना कि हाँ सर मैंने 5th वाला क्वेश्चन कर लिया था या नहीं कर लिया था, मतलब खुद सॉल्व कर पाई थी या नहीं कर पाए थे, ठीक। समझ आ गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। और जिन स्टूडेंट्स के कल और परसों एग्जाम्स हैं, ऑल दी बेस्ट।